सुजाता की शादी मोहन के साथ रामनगर में हुई थी। मोहन सुजाता से बहुत प्यार करता था। सुजाता की कोई बच्चा नहीं था। इसी बात से वो बहुत दुखी रहने लगी। मोहन सुजाता को कई बार समझाता। सुजाता, तुम परेशान मत हुआ करो। हमारी किस्मत में बच्चे का सुख लिखा होगा तो हमें जरूर मिलेगा। एक दिन मोहन सुजाता को वैष्णो देवी दर्शन के लिए कहता है और दोनों वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं। माँ, मेरी झोली में बच्चे का सुख दे दो। मैं दोबारा तुम्हारे दर्शन के लिए आऊंगी। सुजाता और मोहन यात्रा करके एक उम्मीद लेकर वापस आ जाते हैं। एक दिन सुजाता घर में झाड़ू लगा रही होती है कि अचानक वो बेहोश हो जाती है। सुजाता, क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मोहन जी, ये माँ बनने वाली हैं। सुजाता, सुना तुमने? तुम माँ बनने वाली हो। मोहन और सुजाता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब मोहन सुजाता का ज्यादा ख्याल रखना चाहता था, पर शायद दुख के बादल मोहन और सुजाता की जिंदगी पर मंडराने वाले थे। एक दिन मोहन जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई। मोहन को बहुत बड़ा झटका लगा। सुजाता, अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप चिंता मत करो। जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, मैं भी थोड़े बहुत घरों का चौका बर्तन का काम पकड़ लेती हूँ। मिलकर सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पर सुजाता, तुम इस हाल में कैसे काम कर पाओगी? आप मेरी चिंता मत करो जी, मुझे कुछ नहीं होगा। सुजाता को पैसों की जरूरत थी और मोहन के पास भी कोई काम जब तक नहीं हो जाता वो उसकी मदद करना चाहती थी। इसीलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती सुजाता को काम करते देख आसपास की महिलाएं भी उसकी तारीफ करती थीं। 9 महीने बाद सुजाता एक बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म से मानो मोहन और सुजाता के जीवन में बहार आ जाती है। सुजाता और मोहन बच्चे का नाम मोहित रखते हैं। मोहन ने अब सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया ताकि वो भी सुजाता की मदद कर पाए। सुनो जी, मैंने जो मन्नत ली थी कि मुन्ना के आने के बाद हम दोबारा यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, हम एक दो दिन में चलते हैं। मोहन और सुजाता बच्चे को लेकर वैष्णो देवी जाते हैं। वापसी में सुजाता मोहन से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी माँ बहुत दिनों से याद कर रही हैं, तो उनके पास थोड़े दिन रुक आऊं और ये प्रसाद भी दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ देता हूँ। सुजाता अपनी माँ के घर रहने लगती है। एक दिन, माँ, तुम छत पर कब आई? मैं तो आ ही रही थी कपड़े सुखाने। अरे, तू भी तो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। अरे सुजाता, आंगन में तो अंगीठी जल रही है। पतीली में पानी गर्म हो रहा है। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना को तो मैं आंगन में खेलता छोड़ आई थी। सुजाता नीचे की ओर भागती है। वो देखती है कि मुन्ना खेलता हुआ जलती हुई अंगीठी के करीब पहुंचने ही वाला होता है। सुजाता चिल्लाती है, मुन्ना! मुन्ना को बचाते हुए सुजाता अंगीठी पर गिर जाती है। उसका मुंह आग की चपेट में आ जाता है और बुरी तरह झुलस जाता है। सुजाता की माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? देखिए माता जी, आपकी बेटी के चेहरे का ये हिस्सा और होंठ आग की चपेट में आ गए हैं। इन्हें ठीक होने में समय लगेगा। सुजाता का चेहरा और होंठ आग की चपेट में आ जाते हैं। मोहन भी सुजाता के पास आ जाता है। कुछ दिनों बाद सुजाता को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। वो थोड़े दिनों बाद अपने घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। मोहित अब स्कूल जाने लगा था। एक दिन वो स्कूल से आया तो अपने दोस्त को भी साथ ले आया। अरे पंकज, तू कमरे में बैठ, मैं तेरे नोट्स लेकर आता हूँ। नहीं मोहित, तू मुझे नोट्स यहीं पर दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वहाँ तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं लाता हूँ तुम्हारे नोट्स। अरे मोहित, तुम्हारा दोस्त पंकज आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? तुम्हारी माँ ने उसके लिए शरबत बनाया था। वह इनके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वो ही नहीं, मेरे सारे दोस्त इनका खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। जाने भी दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चा है। मोहित गुस्से में कमरे में चला जाता है। सुजाता उस वक्त कुछ नहीं बोलती। वो जानती थी कि मोहित अभी बच्चा है, बड़ा होकर समझ जाएगा। धीरे धीरे समय बीता और अब मोहित पढ़ लिख कर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया था।
मोहन अब सब्जी का ठेला नहीं लगा पाता था। बढ़ती उम्र और बीमारियों की वजह से वो अब घर पर ही रहता था। मोहन की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी विशाखा और 2 बच्चे अंश और अंशिका थे। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियां लंच पर आ रही हैं। आप प्लीज उनके सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो जिससे कि मेरी सहेलियों को आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। मेरी सहेलियां आने ही वाली होंगी। कुछ देर बाद विशाखा की सहेलियां आ जाती हैं। सुजाता जब उन्हें खाना परोसने लगती है। ये कौन है विशाखा? अरे ये मेरी नौकरानी है। अच्छा, तो खाना इन्होंने बनाया है? बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। अपने आप को विशाखा के मुंह से नौकरानी सुनकर सुजाता घबरा जाती है और उसके हाथ से सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की सुजाता का मुंह देख लेती है और डर जाती है। उसकी चीख निकल जाती है। वो कहती है, कितना बदसूरत चेहरा, मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। फ्रेंड्स, आपने इनका चेहरा देखा है? उफ, कितना भयानक है। ये सब सुनकर अंश और अंशिका वहां आ जाते हैं। तो क्या हुआ, हमारी दादी माँ का चेहरा खराब है? पर आप उनकी इस तरह से इंसल्ट मत कीजिए। आपको खाना नहीं खाना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। करा दी ना मेरी बेइज्जती मेरी सहेलियों के सामने। आपसे कितनी बार कहा था मैंने कि अपना ये मनहूस चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। मैं अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। और तुम दोनों अपनी दादी माँ की तरफदारी करना बंद करो और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, समझे? मोहित के आने के बाद विशाखा तरह तरह की बातें बनाकर सुजाता के खिलाफ उसे भड़काती है। मोहित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। आज माँ जी की वजह से बच्चे भी मेरे आगे बोले हैं। मैं माँ जी और पिताजी से बात करता हूँ। पिताजी, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। माँ जी के बदसूरत चेहरे की वजह से मेरे और विशाखा के रिश्ते में दरार आ जाए तो क्या फायदा। मोहित बेटा, तुम आज अपनी उस माँ को छोड़कर जाने की बात कह रहे हो जिसने तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, तुम्हारे पैदा होने के लिए मन्नतें मांगी। एक माँ का प्यार, उसकी कोई कीमत नहीं तुम्हारी नजरों में? सुनो जी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ज्यादा मत बोलो। सुजाता, यह मोहित आज तुम्हें छोड़कर जाने की बात कर रहा है। मुझे दुख है, ये मेरी औलाद है। मोहित और विशाखा जबरदस्ती बच्चों को लेकर दूसरे घर में रहने चले जाते हैं। अंश और अंशिका का वहां मन नहीं लगता। एक दिन जब विशाखा और मोहित दोनों बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, अंश सुजाता को देख लेता है और दादी दादी चिल्लाता हुआ सड़क पार करने लगता है। सुजाता उसे देखकर रोकने की कोशिश करती है। अंश, संभल कर बेटा, गाड़ी आ रही है। अंश रुको, मैं आती हूं। इतनी देर में एक गाड़ी सामने आ जाती है। अंश को बचाते हुए सुजाता गाड़ी के नीचे आ जाती है, पर वो अंश को आंच तक नहीं आने देती। मोहित मां को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और मोहन को खबर देता है। विशाखा और बच्चे भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मम्मी, आप दादी माँ को गलत बोलती थी, हमें भी उनसे दूर कर दिया। वो बहुत अच्छी है माँ। तुम्हारी दादी माँ को कुछ नहीं होगा बच्चों। मिस्टर मोहित, आपकी माताजी आपको अंदर बुला रही हैं। वो आपसे मिलना चाहती हैं। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मोहित, मेरे बेटे, अब मैं नहीं बचूंगी। तुम तुम मेरे बाद अपने पिता का ख्याल रखना मेरे बच्चे। सुजाता आखिरी सांस लेती है। मोहित रोने लगता है। तभी मोहन भी आ जाता है। मोहित, तेरी माँ अपना फर्ज निभाते निभाते चली गई। तू जानना चाहता है? आज तुझे बताता हूँ इसकी बदसूरती की वजह। बचपन में जब तू चूल्हे की आग से जलने वाला था, तब तुझे बचाते हुए ही इसका मुंह जल गया था, पर इसने कभी भी तुझे यह बात जाहिर नहीं होने दी। सबके ताने सुने, फिर भी चुप रही ये ममता की देवी। पिता की बात सुनकर मोहित रोने लगता है। विशाखा भी ये सब सुनकर रोने लगती है। बच्चे भी दादी माँ करके रोने लगते हैं। पर सुजाता अपना माँ होने का फर्ज निभाती हुई अपने बेटे पर कर्ज छोड़ जाती है, जो वो जीवन भर नहीं चुका सकता था।